नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदी के महान साहित्यकार निर्मल वर्मा की एक कहानी है, रात का रिपोर्टर। वक्त मिले तो इस कहानी को पढ़िएगा। आपको आज के उन पत्रकारों की मानसिक हालत दिख जाएगी जो गिनती के 10, 20, 25, 30 रह गए हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। इस कहानी में पत्रकार ऋषि के घर के फोन की घंटी बार बार बजती है और जब कोई घर का सदस्य फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। ऋषि अपनी मां से कहता है, अगर मेरे पीछे फोन की घंटी बजे तो मत उठाना। ब्लैंक कॉल के कारण ऋषि हर वक्त दहशत में रहता है। उसे लगता है कि सत्ता का कोई साया उसका पीछा कर रहा है। जब वह सुबह की सैर पर जाता है तब भी लगता है कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। धीरे धीरे इसका असर उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ने लगता है। यही हालत आज के पत्रकारों की हो गई है। वे आपस में खबरों की बातचीत कम करते हैं, एक दूसरे के गिरफ्तार कर लिए जाने की बातें ज्यादा करने लगे हैं। निर्मल वर्मा ने रात का रिपोर्टर आज के दौर के लिए भी लिखा है। पहाड़ के रास्तों पर चलते चलते अचानक बादलों ने धुंध की ऐसी चादर बिछा दी कि निर्मल वर्मा की कहानी रात का रिपोर्टर का वह साया कभी सामने से आता दिखाई देने लगा तो कभी पीछे से आते हुए। सरकार से सवाल करने वाले किसी भी पत्रकार को नहीं पता कि कब कोई साया उसे दबोच ले। तमाम तरह की धाराओं को लगाते लगाते जांच के नाम पर महीनों जेल में सड़ा दे। इस देश में जब अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग सकता है और लगाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे अनेक प्रसंगों से संदेश साफ है। आप तभी तक बचे हैं जब तक उस साये का हाथ इस धुंध से निकलता हुआ आपको सलाखों के पीछे खींच नहीं लेता। इसलिए जो सत्ता भजन में लगे हैं उन्हें धुंध में भी रोशनी दिखाई देती है। जो सत्ता से सवाल कर रहे हैं रोशनी में भी धुंधलापन दिखाई देता है। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की तरह का ही उपन्यास है रात का रिपोर्टर। फोन की घंटी खतरे की घंटी की तरह बजती है। इसका एक हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आपका ध्यान सड़क पर क्यों है, निर्मल वर्मा पर क्यों नहीं, जो इस कहानी में लिख रहे हैं। उस रात वह ठीक से नहीं सो सका। दरवाजे पर थोड़ा सा भी खटका होता तो वह चौंक जाता। जीने का दरवाजा खोलकर बाहर झांकता तो सारी गली सुनसान दिखाई देती। फिर कहीं दूर अंधेरे में चौकीदार की लाठी की ठक ठक सुनाई देती। वह लौट आता। अपने कमरे में जाने से पहले एक बार मां के कमरे में झांक लेता। वह गुड़मुड़ी से चादर ओढ़कर फर्श पर लेटी थी। सिरहाने के पास सुराही और पीछे संदूक जो उसकी किसी पुरानी पीली साड़ी से ढकी थी। मां ने उन संदूकों को साड़ी से छुपाकर एक ऊंचे सिंहासन में बदल दिया था। सिंहासन पर उनके ठाकुर जी विराजमान होते थे, जो निरंतर उस परिवार की ऊंच नीच देखते आ रहे थे। किंतु अब उनकी छुट्टी दूर नहीं थी। अब ठाकुर जी काफी आश्वस्त दिखाई देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये अंतिम पीढ़ी है, इसके आगे उन्हें कुछ नहीं देखना पड़ेगा। यह कहानी दिल्ली की है, वह दिल्ली जो बीत गई, लेकिन यह कहानी आज की दिल्ली की भी है, वह दिल्ली जो बीत रही है। निर्मल वर्मा को जी भरकर पढ़ने वाली प्रियंका दुबे ने एक प्रसंग के बारे में इस तरह से बताया कि ऋषि का एक दोस्त गिरफ्तार हो जाता है। उसकी पत्नी अपनी छोटी बच्ची के साथ ऋषि से मिलने लाइब्रेरी आती है। उससे अपने पति की खोज खबर लेने के लिए विनती सी करती है। पत्रकारिता करना आपके समाज में मुश्किल काम हो गया है। आप प्राइम टाइम देखने के बाद किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की शॉपिंग की तैयारी में लग जाते होंगे और गिनती के बचे हुए 10-20 पत्रकार फोन पर जेल जाने की आशंकाएं बतियाने लग जाते हैं। कि आप दर्शकों और पाठकों ने बिल्कुल ही देखना बंद कर दिया है कि जिन लोगों ने पत्रकारिता को शर्मिंदा किया, अपनी खराब पत्रकारिता से देश और दुनिया में भारत का नाम खराब किया, उन्हें फूल मालाओं से लादा जा रहा है। और जो 2, 4, 10, 20 लोग अपने जोखिम पर पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें जांच के घेरे में फंसाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। क्या जोखिम उठाने वाले पत्रकारों और पत्रकारिता के बचे हुए संस्थानों के बिना लोकतंत्र की कोई भी परिभाषा मुकम्मल हो सकती है? पत्रकारों के बीच अब बातचीत खबरों को लेकर कम, इसके उसके पकड़े जाने और छापे की ज्यादा होती है। क्या आप उस शोर को बिल्कुल नहीं पहचानते जिसे पैदा ही किया जाता है कि असली खबरें गायब हो जाएं? उस शोर में आपको वही सुनाई दे जो सत्ता सुनाना चाहती है।
क्या उस शोर का कमाल नहीं माना जाए जिसके बीच दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा को ठीक ठीक वही सुनाई देता है जिसे कई घंटों के बाद जज अपने फैसले में सुनाते हैं। डीसीपी की सफाई को सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि वह शोर था या कोई आकाशवाणी जिसमें वही सुनाई दिया जिसे कुछ घंटे के बाद जज अपने फैसले में लिखने वाले थे। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा कहते हैं कि वे अपने जांच अधिकारी से बात कर रहे थे, शोर होने के कारण गलत सुन लिया और बयान दे दिया कि जुबैर की जमानत याचिका रद्द हो गई है। जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी हैरान रह गए कि जज अभी बैठे नहीं है, फैसला पढ़ा तक नहीं गया और मीडिया में खबर चलने लगी कि जमानत याचिका रद्द हो चुकी है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिली है। कई घंटे के बाद जब फैसला आता है तो फैसला वही होता है जो शोर के कारण डीसीपी ने गलती से सुन लिया था। सारा कसूर शोर का था, शोर का ही है। असली खबरों को गायब करने के लिए दूसरे मुद्दों का शोर पैदा किया जाता है ताकि आप वह ना देखें जो आपको देखना चाहिए। गोदी मीडिया के जरिए हर दिन शोर ही तो पैदा किया जा रहा है ताकि आम खबरें गायब होती चली जाएं। जैसे दैनिक भास्कर की यह खबर उसी शोर में गायब हो जाएगी जिसमें केवल सत्ता की आवाज सुनाई देती है, जनता की नहीं। शोर ऊंचा होगा तभी तो आपको सुनाई नहीं देगा कि हरियाणा राज्य में एक महीने के भीतर बेरोजगारी की दर 24.6% से बढ़कर 30.6% हो गई। एक महीने में 6% बेरोजगारी की दर बढ़ जाए सामान्य बात नहीं। इस राज्य में 19 साल का हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है। ऐसी खबरों को लिखने और खोजने वाले पत्रकार और अखबार कम होते जा रहे हैं। सबको पता है कि इसके खतरे पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक और भयंकर हैं। किसी भी बहाने से गिरफ्तारी हो सकती है और तरह तरह की धाराएं लगाकर जांच के नाम पर जेल में डाला जा सकता है। यह खतरा आज से नहीं, दशकों से पत्रकारों का साये की तरफ पीछा करता रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज पत्रकारों के इस दमन पर चुप्पी साध जाए। जब यह ट्विटर हैंडल प्रकाश में आया तब इसे गिनती के लोग फॉलो कर रहे थे। अब इसके फॉलोअर की संख्या काफी हो चुकी है। यह किसका ट्वीट है किसी को पता नहीं, लेकिन इसके आधार पर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। यह ट्विटर हैंडल अब भी अस्तित्व में है। किसका हैंडल है, क्या नाम है, कोई नहीं जानता। जब इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि जुबैर के 2018 के ट्वीट को दिल्ली पुलिस की निगाह में लाने वाला हैंडल डिलीट हो चुका है, तो उसी रिपोर्ट को इस हैंडल से रीट्वीट किया जाता है। इस हैंडल से 44 लोगों को फॉलो किया जा रहा है। इसमें मेरा ट्विटर हैंडल रवि शैंडी टीवी भी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 में बालाजी की जान नाम का अकाउंट खुलता है और इससे 19 जून को पहली बार ट्वीट किया जाता है। 20 जून को जुबैर के खिलाफ एफआईआर होती है, कई धाराएं लगती हैं और बाद में दूसरी धाराएं भी जोड़ी जाती हैं जिनका संबंध लेन देन और विदेशी चंदों के मामलों से है। जुबैर फैक्ट चेकर हैं, झूठे दावों की जांच करते हैं। हर सरकार के झूठे दावों की जांच की है। अगर हिंदू संतों के भड़काऊ बयानों को उजागर किया है तो टीवी डिबेट में मुस्लिम विद्वान बनकर हिंदू आस्था को भड़काने वालों को भी उजागर किया है। जो काम बड़े मीडिया संस्थानों को करना चाहिए वो जुबैर कर रहे थे। उनके जैसे कुछ और लोग स्वतंत्र रूप से तथ्यों की जांच करते हैं। क्या आप नहीं जानते कि गलत तरीके से वीडियो की एडिटिंग की जाती है और उसे वायरल कराया जाता है? क्या इन वीडियो में से जो गलत है उसे गलत कहना इतना बड़ा अपराध हो सकता है? क्या यह किसी भी पत्रकार का काम नहीं होना चाहिए? 30 जून को हिंदू अखबार के संपादकीय का शब्दशः अनुवाद तो नहीं कर सकता, लेकिन भावानुवाद पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि मोहम्मद जुबैर को इस बात की कीमत चुकानी पड़ रही है कि उन्होंने न्यूज चैनल पर सत्ताधारी दल की प्रवक्ता के बयान की तरफ सबका ध्यान खींचा, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उल्टा जुबैर पर आरोप लगा दिया गया कि 40 साल पुरानी फिल्म से एक तस्वीर शेयर कर उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। यह कदम एक छद्म नाम वाले ट्विटर हैंडल के ट्वीट के आधार पर उठाया गया है, जिससे साफ है कि सत्ता संस्थान उसके पीछे पड़ चुकी है। जुबैर की गिरफ्तारी सत्ता की असहिष्णुता का एक और उदाहरण है। सत्ता फैक्ट चेकर से गुस्से में है, जो अक्सर उसके दावों को पंचर करते रहते हैं। यह भी दिख रहा है कि जो भी बहुसंख्यक धर्मांधता को काउंटर करना चाहता है,
सत्ता उसे नहीं छोड़ती है। संतोष है कि कुछ अखबारों ने गिरफ्तारी के विरोध में संपादकीय लिखे हैं, लेकिन अब लिखना भी पन्ना भरने के जैसा हो गया है। खुलकर लिखें या संभल कर लिखें, इसका कोई असर समाज और संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं है। संभल कर लिखने की हिदायत डर कर लिखने की आदत में बदलती जा रही है। जो झूठ फैला रहा है वह समाज में स्वीकृत होता चला जा रहा है। जो झूठ पकड़ रहा है उसके जेल जाने पर समाज का बड़ा हिस्सा तालियां बजा रहा है। 29 जून को छपी न्यूज लॉन्ड्री के प्रतीक गोयल की यह रिपोर्ट विस्तार से बता रही है कि कैसे जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कई हजार ट्वीट किए गए और माहौल बनाया गया। जब नुपुर शर्मा और 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, तभी से यह अभियान चला कि जुबैर का नाम क्यों नहीं है, उसे भी गिरफ्तार करो। प्रतीक की रिपोर्ट के अनुसार अरुण नाम के व्यक्ति ने तो बाकायदा ऐलान किया कि जो भी जुबैर और ऑल्ट न्यूज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा उसका खर्चा वह देगा। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट में एक ट्विटर अकाउंट द हॉक आई का हवाला दिया गया है, जिसे इस अभियान का अगुवा बताया गया है, जो अपने परिचय में लिखता है कि कम्युनिस्ट समूहों के झूठे अभियानों का पर्दाफाश करना उसका काम है। इस रिपोर्ट के अनुसार द हॉक आई भी उसी रेजर पेज से डोनेशन लेता है जिससे ऑल्ट न्यूज भी डोनेशन लेता है। द हॉक आई ने प्रतीक सिन्हा, जुबैर और ऑल्ट न्यूज पर पैसे के लेन देन में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। जुबैर के खिलाफ विदेशी फंड की जांच हो रही है। जुबैर के खिलाफ चले अभियान में यह भी जोड़ा गया है कि उदयपुर की घटना के लिए वही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेपी पारदीवाला की बेंच नुपुर शर्मा के एक मामले में सुनवाई कर रही थी। अदालत की बेंच ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी। जिस तरह से इस महिला ने देश भर में भावनाओं को भड़काया है, इस देश में जो भी हो रहा है उसके लिए अकेली जिम्मेदार है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यानी नुपुर शर्मा की याचिका में एक अहंकार दिखता है कि देश के मजिस्ट्रेट उनके लिए मामूली है। जब आपके खिलाफ एफआईआर हो और आप गिरफ्तार ना किए जाएं, इसी से पता चलता है कि आपकी हैसियत और संपर्क क्या है। अंग्रेजी में इसके लिए क्लाउड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नुपुर शर्मा को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहां मामला केवल बराबरी का नहीं है कि जुबैर को जेल भेज दिया तो नुपुर शर्मा को भी भेज दीजिए, इससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है। सवाल यह है कि बड़ा हमला और लगातार हमला किस पर हो रहा है? उन लोगों पर हो रहा है जो सरकार से अलग राय रखते हैं, जो सरकार के अलावा उस राजनीतिक तंत्र के फैलाए झूठ को उजागर करते हैं, जिस तंत्र में कई लोग सरकार की ही तरफदारी करने वाले हैं। क्या यह सच नहीं कि समाज का बड़ा हिस्सा इसे देखना ही नहीं चाहता है? कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी नुपुर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस सवाल को कभी पूछ कर देखिएगा पब्लिक में, आपके भीतर डर का कोहरा छा जाएगा। उल्टा कोर्ट की टिप्पणी पर ही असंवैधानिक टिप्पणियां खुलकर की गईं। कुछ ऐसी टिप्पणियां थी कि हम रिपोर्ट तक नहीं कर सकते। पता चलता है कि इस इकोसिस्टम का क्लाउड प्रभाव कितना बड़ा है। इन्हें अदालत की अवमानना तक का भय नहीं है। Attempted at judges for their judgments lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of respect for the courts. And digital media is nowadays primarily resorted to expressing personalized opinions more against the judges per se, rather than a constructive critical appraisal of their judgments. This is what is harming the judicial institution and lowering its dignity. Role of media. A trial is essentially a process to be carried out by the courts. However, in the modern day context, trials by digital media are an undue interference in the process of justice dispensation, crossing that Lakshman Rekha many a times. This is especially all the more worrisome when those sections of people start scrutinizing the judicial process who possess only the half truth.
जस्टिस पारदीवाला जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी ताकत अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वो अपने आप में किसी अदालत से कम नहीं। इस सिस्टम के जरिए बची खुची पत्रकारिता पर हर दिन हमला हो रहा है। हर दिन दमन के एक नए प्रहार के साथ पत्रकारिता सिमटती जा रही है। तथ्यों को खोज कर लाने वाले पत्रकारों की कोई सुरक्षा नहीं रही। समाज ने भी उन्हें मारे जाने के लिए अकेला छोड़ दिया है। डर सा लग रहा है कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। आई थिंक ये बहुत सीरियस हो रहा है। हम एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हम रशिया या बाकी डिक्टेटरशिप से अलग नहीं होंगे, तो कुछ करना ज़रूरी है। देखिए, ये एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे मीडिया की फ्रीडम्स पे चारों तरफ से हमला हो रहा है। एक तरफ से जर्नलिस्टों को धमकाया जा रहा है, उनकी नौकरियाँ खाई जा रही हैं, अच्छे अच्छे एडिटर्स को निकाला जा रहा है, बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस के ऊपर आप केसेस कर दे रहे हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के जो हैं बिल्कुल रोग हो गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी के ऊपर भी केस डालता जा रहा है, और ये अरेस्ट एक फैक्ट चेकर की हो रही है। और किसके ऊपर, क्या चार्ज है उनके ऊपर? हमारी पुरानी मित्र हैं सबा नकवी, उनके खिलाफ आपने एक ट्वीट के ऊपर एक क्रिमिनल केस लगा दिया है। ये क्या है ये? तो हम लोग सब बहुत नाराज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं ये जो ट्रेंड है। हमें तो पिछले 40 साल से बड़े फ्री एटमॉस्फेयर में काम करने की आदत थी, जब हम खुल के तस्वीरें हर जगह खींच देते, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब तो वो सब बहुत दूर की बात रह गई है, क्योंकि ये सब हर जगह हमारी एंट्री बंद हो गई है। कैमरा जहाँ देखा जाता है वहाँ उसको उसमें शक की नज़र से देखा जाता है। मतलब ऐसी चीज़ कि ये जो हमारा सेंट्रल विस्ता का अभी जो चल रहा है, इस तक में हमारे को तस्वीरें खींचने की इजाज़त नहीं थी, और वहाँ बड़े बड़े बोर्ड्स लगे थे। तो मुझे पता नहीं हम किस तरफ, कहाँ तक इस चीज़ को ले जाएंगे। अगली अरेस्टिंग हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। अगर सरकार के खिलाफ सरकार की सच्चाई बताओगे, किसी की भी अरेस्टिंग हो सकती है। और आजकल तो आप पूछ रहे थे अभी किससे फ्रीडम है कहाँ, किसको है फ्रीडम? वो चिड़िया, किस चिड़िया का नाम है? हम तो भूल ही गए कि आज़ादी नाम की कोई चीज़ है। ऐसे तो इस देश में हजारों पत्रकार हैं, लेकिन यहाँ प्रेस क्लब में हर बार की तरह यही चंद पत्रकार हैं जो हर दमन का विरोध करने जमा होते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, TN नाइनन आपको देखी जाएंगी। इंडियन विमेन प्रेस कोर की प्रेसिडेंट शोभना जैन भी हैं। फोटोग्राफर एसोसिएशन के संदीप शंकर हैं। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। हर विरोध प्रदर्शन में आने वाले SK पांडे हैं। इस सभा में जमा हुए पत्रकारों की उम्र देखिए, कुछ और अंदाजा होगा। 2014 के बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारिता पर हमले के खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन हुआ है। शुरू में काफी पत्रकार आया करते थे, धीरे धीरे कम होने लगे। क्या पत्रकार भी निराश हो चुके हैं? क्या उन संस्थानों की निगरानी बढ़ गई है जो यहां आने से पत्रकारों को रोक रहे हैं? हो सकता है कि काम में व्यस्त होने के कारण भी दिन के वक्त पत्रकार ना आ सके हों, लेकिन क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यही कारण रहा होगा? जिन पत्रकारों ने इस निराशा को तोड़ा है, उनमें से भले ही कोई पूर्व पत्रकार है या कोई वरिष्ठ पत्रकार है या किसी बड़े संस्थान में काम नहीं करता है, क्या उनका यहां आना उस निराशा को नहीं तोड़ता कि कुछ लोग अब भी आवाज उठा रहे हैं, मोहम्मद जुबैर और स्वतंत्र पत्रकारों के दमन का विरोध कर रहे हैं, 300 से अधिक पत्रकारों को PIB की मान्यता न दिए जाने का सवाल उठा रहे हैं, कश्मीर की पत्रकार सना मट्टू को पेरिस जाने से मना करने की घटना की निंदा कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि पत्रकारों के हित की यह खबरें बहुत जगहों पर नहीं छापी जाएंगी, तमाम चैनल इसे नहीं दिखाएंगे। हमारा मानना है कि किसी भी जर्नलिस्ट को, जो पत्रकार है, जो पत्रकारिता कर रहा है, वो कोई गैंग नहीं चला रहा है, वो कोई माफिया गैंग नहीं चला रहा है, कोई हथियार नहीं चला रहा है, उसको आप इस तरह से एक खूंखार अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। न केवल मोहम्मद जुबैर, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं देश में, दर्जनों जर्नलिस्ट हैं देश में, जिन पर इस तरह की तलवार लटकाई जा रही है और उनको झूठे केसों में फंसा करके, ताकि वो इस तरह का सरकार से एक डर के रहे पत्रकार, और जो सच है, जिसके लिए वो डेडिकेटेड उनकी लाइफ होती है, वो दिखा ना सकें। मुझे लगता है कि मीडिया पे जिस तरीके से लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो उस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है। प्रेस फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों के व्यूज़ पहुंचाने के लिए,
तो मुझे लगता है कि सरकार को उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों तक फैक्ट्स पहुंच जाए। जुबैर ने भी वही काम किया। जो असली जर्नलिज्म करना है, और असली जर्नलिज्म का मतलब क्या है कि भाई जो सत्ताधारी लोग से, सरकार से जो सवाल पूछने में यकीन करते हैं, जाहिर है कि सरकार इस अरेस्ट के बाद ये मैसेज भेजना चाहता है कि अगर आप सवाल पूछेंगे कंसिस्टेंटली, अगर आप हमको एम्बैरस करेंगे तो हम आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पेशे में बहादुरी की बहुत ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि लोग डरे हुए हैं। मतलब मुझे लगता है कि जुबैर के अरेस्ट के बाद, जैसे इस मीटिंग में आपने देखा कि जर्नलिस्ट हैव कम टुगेदर और एक इसको रेजिस्ट करने का इरादा है और रेजिस्ट करेंगे। ऑल्ट न्यूज और प्रतीक सिन्हा ने झूठ को उजागर करने का शानदार काम किया है, एक नई लीक बनाई है। यह काम उन संस्थानों को करना चाहिए था जिसे हम लाखों करोड़ों की मीडिया इंडस्ट्री कहते हैं, पर वो ऐसा काम करते तो उनकी हालत मोहम्मद जुबैर की तरह कर दी जाती। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि विज्ञापन बंद कर दिए जाते और मालिक जेल में होते। 2014 के बाद से मीडिया संस्थानों से निकाले गए और पत्रकारिता करने के लिए बेचैन कुछ युवाओं ने लोगों से आर्थिक मदद मांगी। लोगों ने दिल खोल कर तो नहीं, मगर पैसा जरूर दिया ताकि भारतवर्ष में पत्रकारिता जिंदा रहे। किसी को इस बात के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े कि विश्व गुरु के आंगन में सरकार के झूठ को उजागर करने वाला, सरकार से सवाल करने वाला कोई पत्रकार नहीं बचा है। अब आर्थिक मदद करने वाले थोड़े बहुत जो भी लोग हैं वे भी डर जाएंगे, उन्हें भी डराया जा रहा है। आज ऑल्ट न्यूज ने एक बयान जारी किया है। लिखा है कि ऑल्ट न्यूज और इसके पैतृक संगठन प्रावदा मीडिया फाउंडेशन के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप में यह दावा किया जा रहा है कि हमें उन विदेशी सोर्स से चंदे मिले हैं जिनसे हम चंदा नहीं ले सकते। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। हम जिस पेमेंट प्लेटफॉर्म से चंदा लेते हैं वह विदेशी सोर्स से चंदा लेता ही नहीं है। हम केवल भारतीय बैंकों के खाते से चंदे लेते हैं और वही मिले हैं। इससे जो भी पैसा जमा होता है संगठन के खाते में जमा किया जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि संगठन से जुड़े कुछ व्यक्तियों के निजी खातों में पैसे डाले गए हैं। पूरी तरह से झूठा आरोप है, क्योंकि जो भी व्यक्ति है उसे केवल महीने का वेतन मिलता है। यह सब इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि हम जो संवेदनशील काम करते हैं, क्रिटिकल काम करते हैं, उसे बंद किया जा सके। हम ऑल्ट न्यूज को बंद किए जाने के सभी प्रयासों का मुकाबला करेंगे और सफल भी होंगे। 27 जून का इंडियन एक्सप्रेस बहुत लोग नहीं देख सके होंगे। अखबार के पहले पन्ने पर दो खबरें छपी हैं। एक तरफ जुबैर की गिरफ्तारी की खबर छपी है, ठीक बगल में ठहाका लगाते प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर छपी है। पहली खबर है कि 2018 के ट्वीट के लिए जुबैर को 2022 में गिरफ्तार किया गया है। बगल में खबर छपी है कि भारत सहित 12 देशों और यूरोपीय संघ ने डेमोक्रेसी स्टेटमेंट पर दस्तखत किए हैं। इन मुल्कों ने वादा किया है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करेंगे। बयान में लिखा है कि हस्ताक्षर करने वाले देश स्वतंत्र और निर्भीक मीडिया के माहौल को बनाएंगे, इस काम में एक दूसरे की मदद करेंगे। है ना कमाल। उसी दिन ऑनलाइन पोस्ट के कारण जुबैर की गिरफ्तारी की खबर छपती है, जो हर दिन सरकारों के झूठ का पर्दाफाश करते हैं, नफरती भाषणों को उजागर करते हैं, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम अदालत कह रही है बार बार कि इस तरह के भाषण समाज और देश के लिए अच्छे नहीं है, और समाज और प्रशासन को सतर्क करने के लिए जुबैर ने जो काम किया वही उनके लिए इल्जाम बन गया। वही आदमी नफरती भावना भड़काने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया, जो लोगों को इससे सतर्क कर रहा था। ऑनलाइन की दुनिया अब सरकारों की दुनिया हो गई है। यह उसकी दुनिया है जिसके पास ताकत है, संसाधन है, बड़े बड़े वकील हैं। यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा का मतलब यह नहीं कि आम आदमी की अभिव्यक्ति की रक्षा है, बल्कि सरकार की हर झूठी स्पीच की रक्षा है। कोई अगर सरकार से सवाल करता है तो उसकी रक्षा में सरकार नहीं आएगी। जब सोशल मीडिया जाल फैला रहा था तब यह भ्रम पैदा कर रहा था कि दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है, हर तरह की आवाजों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दरअसल एक जाल फेंका गया जिसमें सरकार से अलग आवाज वाले सामने आ जाएं, ताकि उन्हें खोजना आसान हो जाए, उन्हें फंसाना आसान हो जाए, उनकी जुबान को बंद करना आसान हो जाए। यह काम करीब करीब पूरा हो चुका है।
सरकार के साथ खड़ा गोदी मीडिया की आलोचना भी असंभव होती जाएगी। गोदी मीडिया के कंटेंट यानी सामग्री को लेकर वायरल करना आसान नहीं रहेगा। बीइंग ह्यूमन और क्रूर दर्शन ने गोदी एंकरों के वीडियो को लेकर दस्तावेज बनाने शुरू किए, जिससे जनता को पता चलने लगा कि ये एंकर हफ्ते भर में क्या करते हैं। लेकिन आज इसने ट्वीट किया है कि वो अपने सारे वीडियो डिलीट कर रहा है क्योंकि उसे नोटिस मिला है। कई कारणों में यह भी कारण हो सकता है कि गोदी चैनलों की तरफ से ही यह कार्रवाई की गई होगी, ताकि उनके वीडियो को लेकर कोई जनता के बीच यह उजागर ना करे कि क्या खेल चल रहा है। क्रूर दर्शन ने रिसर्च की एक नई परंपरा शुरू की, जिससे पता चलने लगा कि इन चैनलों की डिबेट में कितनी बहसें धार्मिक मुद्दों, नफरती मुद्दों को लेकर होती हैं और स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जरूरी मुद्दों पर नाम भर के लिए भी बहस नहीं होती है। क्रूर दर्शन का मामला साफ संकेत कर रहा है कि न्यूज चैनल पत्रकारिता करके अपनी छवि नहीं बनाना चाहते हैं। उन्हें अब इसकी जरूरत नहीं रही। सारी कोशिश इस पर है कि कोई जनता को यह ना बताए, जनता को पता ही ना चले कि कोई न्यूज चैनल पत्रकारिता नहीं कर रहा है। यह सच्चाई कई देशों की है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि केवल भारत में ऐसा हो रहा है। स्नोडेन के मामले में जो बाइडेन की सरकार क्या कर रही है उसे भी देखिए। यह साल भारत में पत्रकारिता का 200वां साल है, 2 सदी का अनुभव है। इसके बाद भी पी साईनाथ जैसे पत्रकारों को कहना पड़ता है आज पत्रकारिता के 2 ही स्कूल बचे हैं, एक पत्रकारिता है और दूसरी स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी पत्रकारिता का मीडिया पर राज है, जिसमें बहुत सारे पत्रकार सत्ता के सामने टाइप करने वाले बनकर रह गए हैं। अच्छी पत्रकारिता बची रहने के लिए संघर्ष कर रही है। एक कविता सुनिए। अगर पत्रकारिता की मौत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सुनिए। 1940 के दशक की कविता बताई जाती है। इसके रचनाकार के बारे में हमें पता नहीं चल सका, मगर कई जगहों पर पढ़ाई जाती है। इसका हिंदी भावानुवाद कुछ इस तरह है। दिन के बीचों बीच एक अंधेरी रात में 2 मरे हुए लड़के बाहर खेलने आए। पीठ से पीठ लगाकर वे आमने सामने खड़े हो गए, तलवार निकाल ली और एक दूसरे पर गोली चला दी। एक बहरे पुलिस अफसर ने जब यह आवाज सुनी, वो अंदर आया और उसने दोनों मृत लड़कों पर गोली चला दी। मरी हुई पत्रकारिता को कोई भी मार जाएगा। इस हालात में वही मारा जाएगा जो पत्रकार है, पत्रकारिता कर रहा है। जो पत्रकारिता के नाम पर स्तुति गान गाएगा वो राज करेगा। उसकी आवाज में हनक होगी, सनक होगी। वह लोगों को हांकेगा और आप खुशी खुशी उससे हांके जाएंगे। 1824 में जब अंग्रेजी हुकूमत प्रेस पर अंकुश लगाने का अध्यादेश लेकर आई, तब इसके विरोध में राजा राम मोहन रॉय ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। उस पर कई लोगों से दस्तखत कराए। अंग्रेजी हुकूमत से अध्यादेश वापस लेने की मांग की और कहा कि यह अध्यादेश इसलिए लाया गया है ताकि लोगों को अंधेरे में रखकर सत्ता में बैठे लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। यह तो जग जाहिर है कि निरंकुश सरकार हर तरह की अभिव्यक्ति को कुचलती है, जो उसकी करतूतों को उजागर कर देती है। राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह अच्छे शासन के लिए बहुत जरूरी है। आप ही बताइए, अगर सौरभ शुक्ला ने सहारनपुर की यह खबर ना की होती तो मोहम्मद अली जैसे नौजवानों के साथ जो गलत हुआ, क्या आप जान पाते हैं? क्या कभी सही हो पाता? यह वीडियो कितना बर्बर है। पुलिस थाने में इन लड़कों को बेरहमी से मारे जा रही है। क्या किसी को इस बर्बरता से आनंद आ सकता है? लेकिन बीजेपी के विधायक ने इसी मुद्रा में इसे ट्वीट किया और रिटर्न गिफ्ट लिखा, बाद में डिलीट कर दिया। पहले तो पुलिस ने इनकार ही कर दिया कि यह वीडियो सहारनपुर के इलाके का है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इनके परिजनों से बात की और बता दिया कि जिन युवाओं से बर्बरता की गई है वे सहारनपुर के हैं। सौरभ की रिपोर्ट इतनी पक्की निकली कि पुलिस को जांच बिठानी पड़ी। इनमें से एक मोहम्मद अली को बरी कर दिया गया है। मोहम्मद अली वही है जो चिल्ला रहा है कि वह बेकसूर है, मत मारो। उसे इतनी लाठियां पड़ी कि आज तक उसके हाथों में सूजन है। सोचिए, इसका कोई कसूर नहीं, लेकिन 18 साल के इस लड़के को इतनी क्रूर सजा मिली। वीडियो के बारे में पुलिस की जांच चल रही है। सहारनपुर की अदालत ने मोहम्मद अली को रिहा करते हुए कहा है कि बिना किसी सबूत और किसी को चोट लगने के प्रमाण के पुलिस युवाओं को 307 की धारा में गिरफ्तार कर ले रही है।
जो हत्या के प्रयास की धारा है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि जिन्हें चोट आई है वो कौन है। बिना सबूत के इन युवाओं पर 1 किलोमीटर लंबी धाराएं लगा दी जा रही। सौरभ शुक्ल ने बरी किए गए मोहम्मद अली से बात की। मोहम्मद अली 23 दिनों के बाद रिहा हुए हैं। आपकी उम्र कितनी है मोहम्मद? सर 18 साल। 18 साल। 10 जून को सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने आपको पकड़ा था, थोड़ा बताइए क्या हुआ था। सर मैं अपने महल्ले में ही था उस दौरान, जब वहाँ रैली निकल रही थी तो मैंने 1:30 बजे अपनी गली में ही जुमा पड़ा। उसके बाद मैं घर खाना खाने गया। खाना वाना खा के मैं 2:30-3 बजे घर से आया तो मैं एक अपने दोस्त के पास आया। उसने कहा स्कूटर लेने चल रहा है। हम चले गए सर वहाँ पे, तो हम मोहम्मद आसिफ है दोस्त का नाम। तो हम वहाँ से जब आए, आते हुए सर जुमा मस्जिद पे वो आ गए हम। तो वहाँ पर कुछ सुनसान पड़ा था रोड, साइड में मिलिट्री वाले खड़े थे और आगे जुमा मस्जिद पे मैं 2 होमगार्ड ने रोक लिया और कहा उतरो। सर हमने कहा खैरियत, हम 3 जने थे सर, एक को छोड़ दिया, मैं 2 को पकड़ के चौकी में ले गए और वहाँ दरोगा साहब ने कहा कि 5 मिनट में आपको छोड़ रहे हैं और फुटेज चेक करा दीजिए। सर हमने कहा हम नहीं कराते फुटेज चेक। उन्होंने ज़बरदस्ती के बेटे करा दो। हम फिर चले गए सर उनके साथ और उन्होंने वहाँ जाके मैं पकड़ लिया और बंद कर दिया, हवालात में ले गया। हवालात में बंद कर दिया सर। उन्होंने तकरीबन 5-6 घंटे बंद करा। फिर रात को थोड़ी उन्होंने क्या किया आपको? फिर पिटा? सर पिटाई की सब। पिटाई की, डंडे मारे आपको? जी सर। डंडा कहाँ लगा था एक आपके? मेरा हाथ। ये हाथ में डंडा लगा था, तो हाथ में एक सूजन है, अभी दिखाइए। ये हड्डी बाहर आ गई आपकी? नहीं सूजन है सर, ये सूजन है पूरे हाथ में। ये यहाँ पे लगा था डंडा आपके साथ कितने लड़के थे उस दिन? सर मेरे साथ तो हम 2 लड़के थे। मेरे चाचा मुझे छुड़ाना है, उन्हें पकड़ लिया और वो अभी तक जेल में है सर। उनके लिए भी कुछ जेल में है। तो आपके साथ जो लड़के थे उन सबको पीटा था? जी सर, वो 31 जने थे, हम सबको पीटा। और आपने जो वीडियो में दिख रहा है जिसमें आप कह रहे हैं मेरा हाथ टूट गया सर, मुझे मत मारो, लिखा, फिर भी वो रुकता नहीं है, मार देता है आपको और मारता है लाठी। जी सर। 23 दिन जो आप जेल में रह के आए हैं, कैसा लग रहा था? आपने कुछ किया नहीं, कोर्ट ने आपको बरी किया है बाइज्जत। कोर्ट ने कहा है कि आप निर्दोष हैं, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं। वो 23 दिन कितने मुश्किल गुजरे आपके ऊपर? सर बहुत मुश्किल से गुजरे वो 23 दिन, ऐसे 23 साल के बराबर थे। बस गुजार लिए सर। इस घटना का संबंध भी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से है। उसी के विरोध में 10 मई को सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने हिंसा और हत्या के प्रयास के आरोप में 85 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए, गिरफ्तार किया। इनमें से कईयों को बरी कर दिया गया है। अगर सौरभ शुक्ला जैसे रिपोर्टर इस माहौल में रिपोर्टिंग करने का जोखिम नहीं उठाते तो क्या सच सामने आता? कोई बेगुनाह बरी हो पाता? गोदी मीडिया तो ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन कहीं कोई घटना हो जाए तो उसके बहाने दहाड़ने आ जाता है, जैसे पत्रकारिता वही कर रहा है। इसके बाद भी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, दमन उन्हीं का हो रहा है, जांच उन्हीं की हो रही है और जांच का डर उन्हीं का पीछा कर रहा है। हर पत्रकार के बीच यही सवाल है, अगली बारी किसकी है? हम नहीं जानते आपके क्या सवाल हैं। आप सवाल करने लायक बचे भी हैं या नहीं, यह भी नहीं जानते। ब्रेक ले लीजिए। महंगाई की वजह से उज्ज्वला के कई हितग्राही वापस चूल्हा फूंकने लगे हैं। यह खबर हमने कई बार आपको दिखाई है। सरकारी तेल कंपनियों से मिले आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों आम उपभोक्ता भी गैस चूल्हे से तौबा करने लगे हैं। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। सरकारी पोस्टरों में उज्ज्वला के हितग्राही भले ही गैस चूल्हा जला रहे हों, लेकिन हकीकत में वो लकड़ी का चूल्हा फूंकने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में नीलजा गांव की अनुकाबाई उज्ज्वला की हितग्राही हैं, लेकिन चूल्हा फूंक रही हैं। हितग्राहियों के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम हुए, फिर भी हिम्मत नहीं है कि दोबारा रिफिल करा सके। फागुन में मिले रही से। कितना महंगा है सिलेंडर ये? 1100।
तो खरीद पा रहे हैं? नहीं, चूल्हा जलाते न मन। कब से इसको आपने नहीं भराया है? मिली से तो खत्म हो गया ना गैस है तो वहाँ नहीं भरे हैं। अभी कुछ दिन पहले सिलेंडर में 200 रुपये कम किए गए, उसके बाद भरा पा रहे हैं कि नहीं? नहीं भरे हैं, महंगाई के नाम से नहीं भरे हैं। महंगाई की वजह से नहीं भरे हैं? हाँ। तो चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ी कहाँ से आती है? बिन बिन के लाते हैं लकड़ी ला। तो कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होते हैं। इसी गांव में अखिलेश वर्मा, द्रौपदी वर्मा जैसे सामान्य ग्राहक भी हैं जो महीनों से सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, चूल्हे सिगड़ी में खाना बना रहे हैं। क्या आप गैस सिलेंडर भरा पा रहे हैं? नहीं, तकलीफ हो जाते ना, महंगाई देखे ले। कितने रुपए का है सिलेंडर? तो 1100 भर हो गए सर। तो अब कब से नहीं भराया आपने? वो तो 5-6 महीना हो गए। तो फिर घर का खाना है वो कैसे बनता है? का इंडक्शन भी है साथ में, और सिगड़ी है, चूल्हा है, एकर से अपन ये निकाल था ना। और इसके पहले जब सस्ता था तो भरा पा रहे थे? हाँ, तो वो ख़त्म हुआ तुरंत भरवा लेते हैं, कम रेट रही था। हाँ, लेकिन महंगाई बढ़े तो अपन मुश्किल जाते, एमा करके चलाते। अभी कितना रुपए को हो जाए तो आप भरा पा? अभी का 500-600 वो चल सकत है, लेकिन जस्ट डबल हो गए हैं। तो क्या गांव के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भरा पा रहे हैं? हाँ, तो तकलीफ सब बढ़े ना है। महंगाई इतना बढ़ गए हैं तो क्या करेंगे हम लोग गैस भरवा कर। कितने दिनों से नहीं भराया? हम लोग तो 6-7 महीना हो गए, हम लोग गैस के यूज नहीं कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे भाई। खाना जो बनाते हैं वो क्या चूल्हे में बना रहे हैं? हाँ, हम लोग चूल्हे में सिगड़ी में बना लेते हैं। तो पहले जब सस्ता था तो क्या उस समय गैस से ही बनता था पूरा खाना? हाँ, हम लोग सस्ते थे तो इसी में बनाते थे। और कितना चाहते हैं कि कितना सस्ता हो जाए? 500-600 हो जाए, 300 हो जाए तब वो बना लेबो, 200 रही तब वो भरवा लेबो। अब 1000-1200 हवा तक कैसे भरवाबो। सूचना के अधिकार के तहत नीमच के चंद्रशेखर गौड़ ने जो आंकड़े जुटाए हैं वो बताते हैं कि 2021-22 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 2 करोड़ 80 लाख ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं करवाया, जबकि तकरीबन 62 लाख ग्राहकों ने सिर्फ एक बार रिफिल करवाया। वहीं 2021-22 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के 49,44,000 ग्राहकों ने घरेलू गैस का एक भी सिलेंडर नहीं भराया, जबकि 33,58,000 ग्राहकों ने महज एक सिलेंडर भराया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में 2021-22 के दौरान घरेलू गैस के 30,10,000 ग्राहकों ने एक भी सिलेंडर नहीं भरवाया, जबकि 24,62,000 ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने साल भर में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया। यानी बीते वित्त वर्ष में पूरे साल भर में घरेलू गैस का एक भी सिलेंडर नहीं भराने वाले कनेक्शन धारकों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ 49 लाख रही, और साल भर में मात्र एक सिलेंडर भरवाने वाले धारकों की संख्या करीब 1 करोड़ 20 लाख। सरकार तर्क गढ़ेगी, लेकिन कटनी के कैलवाला खुर्द की आशा बड़गैया के गैस सिलेंडर में लगा जाला अपनी कहानी खुद कह रहा है। सिलेंडर तो महंगा है तो कैसे के हम गुजारा करेंगे। हमारे तो लड़के बच्चे भी हैं, तो हम उनको पढ़ाएं लिखाएं कि सिलेंडर भराएं कि क्या करें। अभी की स्थिति में अपने कंडाई पाथ लेते हैं, उसी में बनाते हैं। इसी धुआं हो रहा तो अब धुआं हो रहा है, आँखी में धुआं लग रहा है तो परेशानी जा रही है। मजबूरी है तो बना तो सकते हैं। अब खाना में अच्छा भी रहता है, गैस भी नहीं बनती है। ठीक है, चूल्हा ही है, क्या करें, महंगा है सिलेंडर। कुल मिलाकर अगर आम उपभोक्ता के साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या भी शामिल कर ली जाए तो देश में पिछले एक साल में 4 करोड़ 49 लाख ग्राहकों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भरवाया, जबकि साल में एक बार रिफिल करवाने वालों की तादाद रही 2 करोड़ 28 लाख। पिछले 8 सालों में रसोई गैस की कीमतों में लगभग 144% इजाफा हुआ है और सरकार ने सब्सिडी भी कम कर दी। नतीजतन जो उज्ज्वला के हितग्राही हैं और उसके अलावा आम उपभोक्ता भी वो वापस चूल्हा फूकने पर मजबूर हो गए हैं। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार, कटनी से आरबी गुप्ता और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।